welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about part 3 of this chapter named Budget. आज की वीडियो में हम GST का पूरा पार्ट देखने वाले हैं। GST पार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि मीनिंग, रीजंस, टाइप्स ऑफ GST एनफोर्समेंट और टैक्स क्रेडिट स्कीम। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं GST होता क्या है। तो देखो, GST जो है वो एक टाइप का टैक्स है। पहले थोड़े सालों पहले जब GST नहीं आया था, यानी 2017 से पहले बहुत अलग अलग टाइप के टैक्स थे, बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे वेट था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, तो अलग अलग टैक्स थे। इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। एंड ये सारी कंफ्यूजन के कारण गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक ऐसी चीज लेके आते हैं, एक ऐसा टैक्स सिस्टम लेके आते हैं जो कि यूनिफॉर्म रहेगा। उसके टैक्स स्लैब डिसाइड कर दिए जाएंगे और मेजरमेंट में भी और रिकॉर्ड में भी ईज होगी सबको। तो इस कारण की वजह से GST आया। और GST किन लोगों को कंपलसरी होता है, जैसे आपने दुकान, अगर आप कोई भी शॉप पे जाओ, अगर उसका टर्नओवर यानी सेल्स जो है ईयरली, एक साल के अंदर उनका टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा है गुड्स का स्पेसिफिकली, या फिर अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख से ज्यादा उनका एनुअल टर्नओवर है, तो क्या होगा, तो उनको GST नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, बिजनेसेस मस्ट रजिस्टर फॉर GST एंड गेट ए GSTIN। ठीक है, यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको चाहिए रहेगा अगर उनका सेल्स एनुअल टर्नओवर जो है 40 लाख से ऊपर है या सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है। और GST नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का है। मैं आपको सिर्फ ऊपर से थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है बाय द वे। ठीक है, तो हमने इतना समझा GST के बारे में। ये क्या है, एक टाइप का टैक्स ही है। ठीक है, टैक्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर ए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स है वो एक इनकम की तरह है। हम लोग के लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इनकम है। हम जो लोकल पीपल हैं, हम क्या करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है एज ए सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए इनकम है। उसी में से वो कुछ खर्चे करते हैं, जैसे ब्रिज बनवाने हो गए, कोई डैम्स बनाई उन्होंने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा, हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने खर्चा करा, डिफेंस के ऊपर खर्चा करा, एजुकेशन के ऊपर अलग अलग चीजें होती हैं, पब्लिक यूटिलिटीज पे गार्डन बनवा दिए या फिर और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो हमारा खर्चा उनके लिए इनकम है और टैक्स से उनकी ज्यादातर इनकम आती है। टैक्स रेवेन्यू एक होता है और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स के सिवाय जो भी गवर्नमेंट के पास आवक जा रही है फ्रॉम अदर देन टैक्स कलेक्शन, इट इज नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। Taxes are an important source of revenue income for a government. Taxes are classified into two broad categories. Tax को हम दो मेनली ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है अपना डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्स विच आर रियली पेड बाय दोज ऑन हुम दे आर लीगली इम्पोज्ड। जिसके ऊपर भी भरपाई करने का लीगल इम्पोज डाला गया है वही उस टैक्स को पे करे, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम हम कमा रहे हैं तो टैक्स भी हम ही भर रहे हैं, क्या होगा, डायरेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स है। सेकेंड आता है प्रॉपर्टी टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स ऐसे टाइप के टैक्स होते हैं जिसको हम किसी दूसरे इंसान पे पास ऑन नहीं कर सकते हैं, हमें खुद को ही भरना पड़ता है वो, और इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे लाया करता है। ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिसका इम्पोज जो है वो कोई अलग पर्सन पे होता है और पे कोई और करता है, यानी लागू किसी और पे कराया जाता है और पे कोई और करता है, जैसे कस्टम या एक्साइज ड्यूटी। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ दीज टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन। एग्जाम्पल की तरह से हम एक लेते हैं, लेट्स सपोज इम्पैक्ट ऑफ शुगर एक्साइज ड्यूटी इज ऑन द प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोड्यूसर है वो बना रहा है शुगर, क्या बना रहा है, वो चीनी बना रहा है। तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब है जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वही उस टैक्स को पे करे। लेकिन हो क्या रहा है, व्हेन ही रियलाइज द टैक्स अमाउंट फ्रॉम द कंज्यूमर बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ शुगर, द इंसिडेंस विल बी ऑन द कंज्यूमर। लेकिन क्या करते हैं ये बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले लोग, तो इस शुगर के एग्जाम्पल्स हमने देखा, इस शुगर का इम्पैक्ट
किस पे था? तो शुगर का इम्पैक्ट एक्साइज ड्यूटी जो था वो था मेहुल पे। लेट्स सपोज मेहुल प्रोड्यूसर है शुगर का और उस पे इम्पैक्ट था, लेकिन इसकी भरपाई की किसने? तो एंड यूजर ने या फिर कंज्यूमर ने। किसने भरपाई की? कंज्यूमर ने की। तो लास्ट में इस टैक्स का बर्डन आया किस पे? तो हम कंज्यूमर पे आया। वैसे ही जीएसटी है, जीएसटी भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अंदर क्या है कि करता कोई और है और भरता कोई और है। इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर एज देयर बर्डन फॉल्स ऑन ऑल पर्सन indiscriminately. However, they can be made progressive by imposing heavy tax on luxury goods. ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विज VIZ जो लिखा है इसका मतलब होता है नेमली या एज फॉलो, यानी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे इन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेमली, VIZ को हम नेमली पढ़ सकते हैं, नेमली सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हैव बीन कलेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती थी। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इंट्रोड्यूस अ कॉमन टैक्स कॉल्ड GST। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी कि कुछ चेंज लाया गया, कुछ एडिशन लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर कुछ अपडेट करे गए लॉ के अंदर। ये क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल होता है दैट गाइड हाउ ए कंट्रीज मैनेज, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है एक टाइप का चेंज या फिर कुछ चेंज या एडिशन लाना। ठीक है, तो क्या चेंज लाए गए? तो पुराने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा दिया गया, उनको पूरा समाप्त कर दिया गया। रिप्लेस किससे करा? तो जीएसटी से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। LIEU, यू का मतलब है इन द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन प्लेस ऑफ मेनी इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जीएसटी को लॉन्च करा गया और बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे बहुत सारे थे उनको कैंसिल आउट कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। जीएसटी बिकेम एप्लीकेबल, ये डेट याद रखेंगे हम। जीएसटी कब से लागू हुआ था? तो जुलाई 1 2017 से। कब से हुआ था? तो जुलाई 1 2017 से, याद रखना ये डेट। देन लिखा है एक कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस, a common tax introduced in place of or instead of several indirect tax imposed by the central and state government in India came to know as GST, goods and service tax। एक कॉमन टैक्स लागू कर दिया गया इन प्लेस ऑफ मैनी इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे उनको गवर्नमेंट जो है उनको रिकॉर्डिंग में, उनको ढूंढने में और उनको देखने में भी आसानी होती थी कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कौन घपला कर रहा है, कौन टैक्स की चोरी कर रहा है। तो सारी चीजें जो हैं वो क्लियर विजन गवर्नमेंट को दिखने लगा था आफ्टर लेवाइंग जीएसटी। मीनिंग, अब जीएसटी का मतलब क्या है हम इसको पढ़ते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन शॉर्ट इज नोन एज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग व्यक्तियों पे लागू होता है। जैसे मैंने एक चीज खरीदी, लेट्स सपोज मैंने कोई दूध परचेज करा, अमूल का मिल्क मैंने परचेज करा, तो सबसे पहले ये भरपाई कौन करेगा? तो प्रोड्यूसर से, जब जैसे होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है तो ये लोग पहले टैक्स भरेंगे, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास जा रहा है तो रिटेलर जो है वो ये पूरा टैक्स जो है वो पास ऑन कर देगा कंज्यूमर को बाय चार्जिंग हाई प्राइस, और उसी प्राइस के अंदर टैक्स के रेट भी शामिल होंगे। इसलिए बहुत सी पैकेजिंग के अंदर भी लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर आप कभी भी कोई मसाला देखो या फिर कोई दूध परचेज करने जाओ या फिर कोई बिस्किट्स परचेज करने जाओ तो आप पीछे एक बार पैकेजिंग को देखना, उसमें लिखा रहेगा एक छोटी सी फॉन्ट के अंदर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी कि सारे टैक्स का मिला के ये प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड हुई है। तो एंड में भरता कौन है ये सारे पैसे? तो कंज्यूमर, हम जो कंज्यूम करते हैं एंड यूजर, वो इस टैक्स को पे करता है। ठीक है, तो इसी को जीएसटी बोलते हैं। द कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस बाय रिप्लेसिंग various indirect taxes levied by central and state government on goods and service tax is known as GST. It is an indirect tax, हमने अभी अभी सीखा। It has encompassed several indirect taxes which were similar imposed by central and state government। इससे एक फायदा ये हुआ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बहुत सारे सिमिलर टाइप के टैक्सेस थे वो हट गए और एक इकलौता एक टैक्स आ गया, एक कॉमन टैक्स ला दिया जिसका नाम है जीएसटी। तो बहुत सारी कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही थी वो अब नहीं होगी अब से।
The administrative authority of GST is the GST Council. The Finance Minister of India is stated to be the chairman of the council and Finance Minister of State are stated to be the member. The indirect tax replaced by GST are noted as. अब हम कुछ लिस्ट देखने वाले हैं अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स स्कीम जो कि पहले चला करते थे जब जीएसटी नहीं आया था तब कौन कौन से हैं तो सेंट्रल सेल्स टैक्स CST, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड एंट्री टैक्स। ये सारे के सारे जो टैक्स हैं ये तब चलते थे जब जीएसटी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जीएसटी आ गया तो ये सारे जो टैक्स थे उनको कैंसिल आउट कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। तो हम इन सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि मैंने आपके लिए स्पेशली रिसर्च करके सारी चीजें लिखी हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, जिससे उनको भी फायदा हो क्योंकि वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। और अगर अभी तक आपने इस बात को सुन के भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो फॉर मोर सच कंटेंट। एंड चलिए गाइस हम आगे देखते हैं कि CST का मतलब क्या होता है। हम वन बाय वन सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो कि लागू करा जाता था जब कोई भी गुड्स सोल्ड होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से गुजरात से अगर कहीं दूसरे स्टेट में अगर हम किसी गुड्स का सेल्स कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तब CST लगता था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सो दिस बोथ आर डिफरेंट। थोड़ा बहुत इस दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहला बोलता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का मतलब एक्साइज ड्यूटी किस पे चार्ज करी जाती है? तो टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो कि प्रोडक्शन या फिर कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप बना रहे हो, ऑफ गुड्स विद इन दैट कंट्री। जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर ही आप कोई चीज बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तब उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। ऑन दी अदर हैंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? कुछ अलग टाइप के गुड्स जैसे टबैको है, शुगर है, टेक्सटाइल है, ये ऐसे हैं जिन पे एडिशनल यानी एक्साइज ड्यूटी तो लगती थी, उसके और ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। टबैको पे क्यों लगाया जाता था? तो डिस्करेज करने के लिए उस टाइप के हार्मफुल गुड्स को, जैसे सिगरेट्स हो गई, टबैकोस हो गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब आप ये बोलोगे टेक्सटाइल और शुगर तो हार्मफुल नहीं है, सच टेक्सटाइल तो नहीं है, शुगर थोड़ी बहुत हार्म करती है, लेकिन टेक्सटाइल तो नहीं है, इसका इससे क्या कनेक्शन है? तो देखो फार्मर्स जो थे ना वो ये टैक्स नहीं पे करते थे। यानी जैसे फार्मर ने शुगर केन यानी गन्ना उगाया तो वो पे नहीं करेंगे। जो गन्ने में से शुगर का प्रोडक्शन कर रहा है ना, जो एंड चीज बना रहा है, जो चीज बेची जाएगी, वो कंपनी वालों पे, वो फैक्ट्री वालों पे वो चार्ज लगाया जाता था। तो क्या करते थे वो लोग? उन्होंने शुगर यानी फार्मर्स लोगों ने शुगर जो थी, शुगर केन जो था वो उनको बेचा कंपनी वालों को, उन्होंने शुगर बनाई। शुगर वाली कंपनी से जो मैन्युफैक्चरर है उससे एक्साइज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करी और उसमें से थोड़े बहुत पैसे जो बचते थे वो फार्मर्स को देते थे, सपोर्ट करते थे फार्मर्स को या फिर वीवर्स को जो टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं। क्यों? तो द टैक्स वाज समटाइम यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सिडी और बेनिफिट्स टू शुगर केन फार्मर एंड टेक्सटाइल वर्कर। इनसे उनका क्या प्रोत्साहन भी बढ़ता था। ओके, तो ये पूरी कहानी है इसकी। नेक्स्ट वी हैव इज एडिशनल कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? तो एक टाइप की इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे बाहर के देश से मैंने कुछ मंगा लिया या फिर इंडिया से हमने कुछ बाहर के देश में मसाले हो गए, सिल्क हो गया, ये सब बेचा, तो ये क्या हो गया? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो ऐसा चार्ज, ऐसा टैक्स लेवाइड करना बाय गवर्नमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हम कुछ कर रहे हैं, उस पे जो चार्ज, जो टैक्स लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। सर्विस टैक्स, नाम से समझ आ रहा है एक ऐसा टैक्स जो कि सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो लगेगा, हमारे बिल पे इंक्लूड होके आएगा। जैसे कि अगर आप किसी सैलून में गए बाल कटवाने या फिर कुछ और करवाने, हेयर ट्रीटमेंट या कुछ भी, तब आपके वो बिल में सर्विस टैक्स इंक्लूड होके आएगा बिल, और आपको उतना पेमेंट करना होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? ये इसलिए मैंने आपको समझा दिया जिससे आप अच्छी तरह समझ पाओ। ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये जैसे ये इंडिया है और ये फॉरेन कोई कंट्री है। फॉरेन कंट्री में से इंडिया के अंदर कोई चीज आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर फॉरेन से हम कोई चीज मंगा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट होगी हमारे लिए, फॉरेन कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट होगी।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया से कुछ भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री में तो वो हमारे लिए एक्सपोर्ट होगी और फॉरेन कंट्री के लिए वो इम्पोर्ट होगी। ये किसके लिए समझाने के लिए मैंने बनाया था, तो कस्टम ड्यूटी के लिए। ठीक है, बी में क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। लाइक अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स थे ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो कि जीएसटी आने के बाद निकल गए या फिर रिप्लेस कर दिए गए बाय जीएसटी। सबसे पहला है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या मतलब है इसका, ए टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स विद इन ए स्टेट। एक ऐसा टैक्स जो कि सेल पे यानी बेचान पे, जब भी कोई चीज हम बेच रहे हैं उस पे लगता था, लेकिन विद इन ए स्टेट। इफ यू बॉट ए मोबाइल फोन इन गुजरात, वेट वॉज इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो कहीं भी गुजरात में से तो आपके ऊपर वेट लगेगा। और इस टैक्स के अंदर इशू क्या था मेनली, तो हर एक स्टेट जो है वो अलग अलग टैक्स के रेट चार्ज करते थे जो कि वेट था। तो अलग अलग रेट चार्ज करने की वजह से प्राइस में उस फोन की, उस कोई भी चीज की, प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। इसकी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय जीएसटी। देन वी हैव परचेज टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है कोई भी चीज हमने परचेज करी कोई भी गुड्स से, कोई भी गुड्स को एक्चुअली, तो परचेज टैक्स लगता था। स्पेशली ये फार्मर्स और अनरजिस्टर्ड डीलर के ऊपर था। यानी कि परचेज टैक्स वाज अ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स परचेज बाय बिजनेसेस। बिजनेस से हमने कुछ खरीद लिया, कोई दुकान से या कोई फार्मर से कुछ खरीदा, या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हमने कुछ खरीदा तो। देन वी हैव ऑक्ट्रॉय, एक टाइप का गेट टैक्स। गेट मतलब एंट्री, कहीं भी जगह आपकी एंट्री हुई, जो भी स्पेसिफाई करा गया है उस एरिया के अंदर, जैसे आपकी एंट्री हुई तो आपसे टैक्स चार्ज करा जाता था। ठीक है, इसको आप गेट टैक्स से आप समझ सकते हो। अब ऑक्ट्रॉय में और एंट्री टैक्स में फर्क क्या था। ऑक्ट्रॉय जो था वो सिटी के अंदर अगर कोई लेके आ रहा है ट्रक, उसमें सामान भर के लेके आ रहा है, जैसे मुंबई है, अगर कोई ट्रक है जो कि उसमें गुड्स भर के लेके आ रहा है मुंबई में, तो मुंबई की सिटी जो बॉर्डर होगी वहां पे उससे टैक्स कलेक्ट करा जाएगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्ट्रॉय। ऑन दी अदर हैंड एंट्री टैक्स कौन सा है, एंट्री टैक्स भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे अगर स्टेट की बॉर्डर पे कोई ट्रक आ रहा है सामान लेके, तब उससे जो टैक्स कलेक्ट करवाया जाएगा उसको हम बोलेंगे एंट्री टैक्स। इसमें सिटी आएगा, इसमें स्टेट आएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं। अगेन दोनों पार्ट अभी अभी हमने देख लिए, एक आता है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, और दूसरा आता है सीएसटी। किसके अंदर, तो सेल्स टैक्स के अंदर दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है। देखो अब वेट में और सीएसटी में डिफरेंस क्या है, तो वेट जो है वो स्टेट सेल्स टैक्स एक तरीके से, और सीएसटी जो है वो वन स्टेट से अनदर है। यानी वेट विद इन स्टेट की बात करता है, जैसे अगर आपने कोई टीवी खरीदा दिल्ली के अंदर, द सेलर एडेड सेल्स टैक्स टू द बिल। इफ यू बॉट अ टीवी इन दिल्ली, द सेलर एडेड सेल्स टैक्स टू द बिल। लेकिन अगर आपने इफ ए शॉप इन महाराष्ट्र सोल्ड गुड्स टू गुजरात, अगर कोई शॉप है महाराष्ट्र के अंदर और उसने सामान बेचा गुजरात में किसी को, तब क्या लगता था, सीएसटी। यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट की जब भी बात हो रही है तब सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और जब विद इन स्टेट की बात हो रही है, गुजरात में ही वो सेलर है और गुजरात में ही उसने कोई कहीं पे कुछ बेचा, तब वेट लगता था विद इन ए स्टेट एंड वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, ये सेल्स टैक्स के दो भाग थे हमारे मेनली। लास्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। नाम से ही मालूम चल रहा है, इट टैक्स ऑन मूवीज, concerts, amusement park, etc. Different state used to charge different rates, making ticket expensive in some places. ये इसका इशू था मेनली, क्योंकि हर स्टेट जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स चार्ज करते थे ऑन मूवी टिकट्स, ऑन कॉन्सर्ट। तो ये क्या करते थे, कुछ जगह की टिकट जो है मूवी टिकट वो महंगी हो जाती थी, कुछ जगह की सस्ती रहती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए एक ही टैक्स बना दिया गया जिसका नाम क्या निकला, जीएसटी। ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम रहती थी इधर। कुछ कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जो कि नहीं रिप्लेस करे हैं, जैसे हमारा कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी अभी भी चलता है, अभी भी वो लागू होता है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी आने के बाद
कस्टम ड्यूटी नहीं लागू होता। सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स आर रिप्लेस्ड बाय ओनली वन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाउएवर द कस्टम ड्यूटी इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड बाय जीएसटी। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी वही यहाँ पे लिखी है कि कस्टम ड्यूटी को जीएसटी ने रिप्लेस नहीं करा था, लेकिन बाकी सारे टैक्स जो थे ऊपर जो हमने अभी अभी पढ़े उन सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया था जीएसटी ने। अब आप सोचोगे कि रिप्लेस करा क्यों, इसकी नीड पड़ी क्यों थी जीएसटी की, आखिर इतने टैक्स थे तो सही। लेकिन इन द फेडरल सिस्टम of governance in India, most of the direct tax are collected by the center, whereas indirect tax of different types are collected by the center as well as by state. फेडरल सिस्टम का मतलब पावर जो है वो डिवाइड करी जाती है बिटवीन सेंट्रल यानी नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। State collects indirect tax to meet their expenditure. However, prior to GST, the rates of the same type of tax were different in different states. Problem ये आती थी कि कुछ जगह indirect tax के जो स्लैब्स थे वो अलग अलग थे, यानी कि कुछ स्टेट्स के अंदर कम थे, कुछ स्टेट्स के अंदर ज्यादा थे, तो वो डिस्प्यूट्स एक टाइप का क्रिएट करता था। मोर ओवर व्हेन गुड्स एंड सर्विस वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, both the states levied a separate indirect tax on it. अगर कोई एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट्स में कोई गुड्स को भेज रहे हैं, तो जैसे बॉम्बे में महाराष्ट्र में कुछ अलग टैक्स लग रहा है, गुजरात में कुछ अलग लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि कौन सा आखिर हम नोट डाउन करें, कौन सा एक्चुअली सही रहेगा। Hence, the burden of tax and administrative effort of variety of taxes on the same goods and services also interested. Hence, GST was introduced. अब यहाँ पे हमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हैं जो कि हमें पढ़ने होंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि क्यों आखिर जीएसटी का इन्वेंशन करा गया था। Impose a single tax on a single good services by eliminating of multiple taxation. यानी बहुत सारे टैक्स है तो थोड़ा हौच पौच क्रिएट हो जाता था, खिचड़ी बन जाती थी सारे टैक्स की, हमें मालूम नहीं चलता था कि कौन सा टैक्स किधर लागू करना है, और लोग क्या करते थे, झोलमाल करने लगते थे। ठीक है, एलिमिनेट द डिफरेंस इन टैक्स बिटवीन स्टेट्स फॉर सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, कुछ स्टेट्स कम चार्ज करते थे, जैसे मूवी टिकट्स के अंदर किसी ने सस्ती कर दी, किसी ने महंगी बेची, तो ये डिफरेंस क्रिएट होता था। Reduce the cost of tax collection and ease the administration of indirect tax collection. इसके अंदर क्या होता था, जो भी टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो लोग बार लगते थे, जो कि कॉस्ट हमें देनी पड़ती थी, गवर्नमेंट को भरपाई करनी पड़ती थी, वो भी कम हो जाती थी, क्योंकि एक जैसी चीजें सब जगह कर दी। ऐसा रखा ही नहीं कि इस स्टेट के लिए कम है, उस स्टेट के लिए ज्यादा है, सबके लिए समान रूल। आगे, मेक डिजिटल प्रोसीजर ऑफ टैक्स कलेक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड। डिजिटली भी अब हम टैक्स भर सकते हैं, जैसे ITR लोग भरते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो फाइल करते हैं, तो इससे क्या होता है, ऑनलाइन भी अब हम भर सकते हैं घर पे बैठे बैठे भी। रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस एंड मेक द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर मोर प्रोडक्टिव। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना होता है, और अवॉइडेंस मतलब भूल से, गलती से हमने टैक्स नहीं भरा, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। इवेजन मतलब जानबूझ के हमने नहीं भरा, घपला करने के लिए, और अवॉइडेंस मतलब भूल से हमसे गलती हो गई इसकी वजह से। तो ये दोनों चीजों को रिड्यूस करता है, भूल भी नहीं होती, लोग घपला भी कम करने लगे हैं, जिससे गवर्नमेंट को क्या है, तुरंत मालूम चल जाता है कि ये कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, उनके पास पूरा डेटा डिजिटली फॉर्म में हाजिर रहता है। Reduce the burden of indirect tax on people. Indirect tax का जो बर्डन था वो भी कम हो गया। Types of goods and service tax कौन कौन से हैं? फर्स्ट कैटेगरी है CGST, SGST और UTGST। UT मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST फर्स्ट आता है ये पूरा पार्ट जो लाइट ग्रीन कलर से शेडेड है, देन आता है IGST थोड़ा सा डार्क कलर से शेड करा हुआ है। फर्स्ट क्या लिखा है, CGST। ये वाला जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है CGST, और SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई मोबाइल फोन लिया गुजरात के अंदर, तो उस बिल में दोनों ही इंक्लूडेड होंगे, CGST एज वेल एज SGST। CGST भी 9% होगा और SGST भी 9%, यानी कितना हुआ टोटल हमारा 18%। जैसे कि अगर हमने कोई मोबाइल फोन खरीदने गए गुजरात के अंदर, तो उसमें सेंट्रल GST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वो भी होगा चार्ज, और SGST जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, यानी गुजरात की जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, उनको जाएगा, वो भी चार्ज होगा, दोनों मिलके होंगे 18%। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सेंट्रल GST विच इज अ रेट चार्ज ऑन सेंटर्स टैक्स, state GST which is charged on state's tax in case the production and sale is within a union territory, it is called UTGST। अगर
ये भी यूटी जीएसटी भी जो है वो भी सेम ही है। डिफरेंस क्या है? सेम एज एसजीएसटी बट फॉर यूनियन टेरिटरीज। जब विद इन ए यूनियन टेरिटरी कोई भी गुड्स जो है वो लिया या बेचा जा रहा है तब ये लगता है। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, फिर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सारी जगह। For example, you buy a laptop in Delhi, the bill will includes CGST plus UTGST, each in 9 and 9 rupees. Same ही है almost, ठीक है, खाली नाम अलग है और यूनियन टेरिटरी पे लगता है। If a good is produced in Ahmedabad and sold in Bhavnagar and the rate on such a good is 18%, the cost of the good is 100, then CGST is 9 and 9. अब देखो अहमदाबाद और भावनगर कहाँ पे है? दोनों गुजरात के अंदर है। और यहाँ पे यही बात मैंने बोली थी कि विद इन अ सेम स्टेट यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तब ये दोनों चीजें लगती हैं, यहां से लेके यहां तक इतना। अगर सेम स्टेट में यानी गुजरात में ही अहमदाबाद है और गुजरात में ही भावनगर, दोनों सिटी हैं गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर ही वही स्पेसिफिक स्टेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। सेकेंड पार्ट आता है आईजीएसटी का। ये अब थोड़ा अलग है। ये कब लगता है? गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, और ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे लगता है। जैसे मैंने अगर कोई चीज गुजरात में खरीदी और उसको बेची मैंने कहीं और पे, लेट्स सपोज मुंबई में बेच दी, तो ये क्या होगा? ये होगा, इस पे आईजीएसटी लगेगा। पढ़ लेते हैं एक बार। इफ ए गुड प्रोड्यूस इन वन स्टेट इज सोल्ड इन अनदर स्टेट देन एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज आईजीएसटी। इसका फुल फॉर्म क्या है आईजीएसटी का? तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इफ a good produced in Ahmedabad is sold in Mumbai, then IGST is applicable. If value of the good is rupees 100 and the IGST rate for this product is 18%, then final price would be 118%. Okay. Enforcement of GST. जीएसटी कब इंट्रोड्यूस करा गया था? तो जुलाई 1 में 2017 में। ये डेट हम याद रखेंगे फॉर एवर एमसीक्यू पर्पस। आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट रिप्लेस 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स। 17 टैक्स को निष्कासित कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था बाय जीएसटी विच वर इम्पोज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट एनफोर्समेंट एरिया ऑफ जीएसटी इन इंडिया। Respective rates of central and state indirect taxes were determined by the center and state with different consideration. With one GST for the whole country, emerged the need to have one nodal agency to determine rates and regulates the GST procedure. For this purpose, the GST Council was set up. एक ही नोडल एजेंसी बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल सेटअप कराया गया था। द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल, कौन था चेयरपर्सन? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दोनों के, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्टेट के, ऑफ स्टेट। द काउंसिल मीट्स एवरी 3 मंथ। ये लोग हर 3 महीने में मीटिंग करते थे, ठीक है। रेट्स ऑफ जीएसटी। In the beginning, 5 different rate of GST were determined for different types of goods and services. शुरुआती दौर में जब भी जीएसटी शुरू में आया था तब क्या हुआ था? 5 डिफरेंट टाइप्स के जीएसटी के रेट रखे थे। 5 डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी वर डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला आता है जीरो जीएसटी। नाम से हमें मालूम चल रहा है ऐसे प्रोडक्ट जिसपे जीरो यानी कुछ भी जीएसटी नहीं लगता था। सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड, यानी जीएसटी के दौरान क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी के बाउंड्री से उसको एग्जेम्प्ट यानी निकाल दिया गया था। ऐसे टाइप के कुछ प्रोडक्ट से गुड्स एंड सर्विसेज थे। एंड सो दिस गुड्स हैव जीरो रेट ऑफ जीएसटी। Some of these goods and services are certain agricultural goods जैसे सब्जियां, fruits, cereals, education and health services। जो भी बेसिक नेसेसिटी की चीजें थी उन पे जीरो जीएसटी था। जैसे हमें मालूम है अगर हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो क्या हमें कोई जीएसटी पे करना पड़ता है? नो, राइट। फ्रूट्स पे नहीं, दालों पे नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं। लेवल्स ऑफ रेट, अब इन्होंने लेवल बना लिए थे जिससे इतने से इतने कॉस्ट की चीजें हैं उस पे 5% लगेगा।
फिर बहुत लग्जरी आइटम है तो उस पर 28% जीएसटी लगेगा, जिससे कम खरीदेंगे लोग। इस टाइप का उन्होंने स्लैब बना दिया था एक। Other goods and services are taxed 5%, 12, 18 and 28 depending on the types of need which they satisfy. 28% rate is imposed mostly on entertainment and luxury goods. 28% mostly entertainment की चीजें जैसे मूवी टिकट हो गई या फिर लग्जरी गुड्स, बहुत महंगे महंगे पर्स क्लोथ्स हो गए, उस पर 28% चार्ज कराया जाता था जीएसटी रेट में। 5% जीएसटी किन चीजों पे चार्ज कराया जाता था? तो एसेंशियल गुड्स जैसे पैक्ड फूड मेडिसिन, पैक फूड या फिर मेडिसिन। 12% किस पे? तो प्रोसेस्ड फूड या फिर मोबाइल फोन्स हो गए, रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज हो गई। 18% किस पे? तो मोस्ट गुड्स एंड सर्विस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग आइटम्स या फिर बाकी सारी चीजें, होटल्स पे। 28 जैसे लग्जरी आइटम्स, कार्स हो गई, एयर कंडीशनर हो गए, जैसे सिगरेट्स हो गई, खराब चीजें भी। क्यों? क्योंकि लोग इससे वंचित रहे और कम खरीदे। Then we have compensation to states. इसमें क्या लिखा है? Before GST, state earned money from their own taxes like VAT and entry tax. But when GST removed these taxes, states worried they would lose revenue. अब क्या होता था कि जैसे ही GST आया तो जो स्टेट्स थी वो डर गई। क्यों? क्योंकि उनके वैट पहले वो लगाती थी, एंट्री टैक्स लगाती थी अगर उनके स्टेट्स में कोई आता है तो इनसे उनको थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने जो है कंपेंसेशन दिया था स्टेट्स को। देयर इज ए बिल टू प्रोवाइड कंपेंसेशन फॉर 5 years, 5 साल, यानी जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ उसके 5 साल तक, 5 years from the introduction of GST to states that suffer loss of revenue owing to introduction of GST. As an immediate effect of GST, some states would gain while some would incur revenue loss owing to GST. कुछ states ने profit करा था, gain करा था, लेकिन कुछ state जो थे वो loss में चले गए थे। इसलिए 5 साल तक जब भी GST इंट्रोड्यूस हुआ उसके 5 साल तक, जैसे जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 में हुआ था। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया ये रहा, 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसके 5 साल तक गवर्नमेंट ने जो है स्टेट्स को कंपेंसेशन दिया था। नेक्स्ट वी हैव गुड्स एंड सर्विस केप्ट आउटसाइड द रियलम ऑफ जीएसटी। कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिनको टैक्स नहीं लगाया गया, यानी जीएसटी नहीं लागू करा गया। क्यों नहीं लागू करा गया? या तो वो बहुत जरूरी आइटम थी, बेसिक नेसेसिटी की एसेंशियल आइटम थी, या फिर उनको अलग तरीके से सेपरेटली टैक्स करा जाता था, कोई स्टेट स्पेसिफिक टैक्स करती थी। जैसे पेट्रोल और डीजल, इसमें क्या होता था? स्टेट डिसाइड करती थी, हर स्टेट का अलग अलग रहता था। अल्कोहल डिसाइडेड बाय स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी भी स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती थी। तो ये क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आउटसाइड रखी गई थी from GST. In the initial phase, certain goods and services were kept outside the purview of GST. These are taxed according to the earlier rates of various indirect taxes, या फिर ग्रेजुअली दिस गुड्स में बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, या फिर धीरे धीरे करके इसको भी जीएसटी लागू करने लगे थे। जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ओके, आज की वीडियो का हमारा है टैक्स क्रेडिट सिस्टम। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, लेकिन एक बार बुक में जो लिखा है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बुक के अंदर? तो earlier there was no provision under indirect tax system for input tax credit on indirect tax paid, but now GST allows for input tax credit. GST paid by the trader at the time of purchase of goods is deducted from GST payable at the time of sale of the same goods. Example, when a trader pays GST of 35,000 at the time of purchase of goods and if 40,000 is payable as GST on sale of the same goods. GST paid rupees 35,000 at the time of purchase is deductible from GST payable 40,000 of the goods and requires to meet the net amount of rupees 5,000 as GST. ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको अब हम और सिंप्लीफाई तरीके से बताते हैं। Let's suppose you buy bread and veggies. आप जो है वो एक सप्लायर से, जो सप्लाई करता है चीजों को, उससे आपने ब्रेड और वेजिटेबल्स खरीदी 100 रुपए की। उस पे आपको 10 रुपए जीएसटी भरने थे। लिख लेते हैं एक बारी। आपको सप्लायर से आपने
ब्रेड और वेजिटेबल 100 रुपए के खरीदे, उस पे आपको कितना भरना था जीएसटी? तो आपको जीएसटी भरना था 10 रुपए। अब यही चीजें आपने बर्गर बनाई, आपने वो वेजिटेबल लेके आए, उसको धोया वोया अच्छी तरह काट पीट के क्या बनाया आपने? एक बर्गर बनाया। बर्गर बहुत गंदा बना है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ये बर्गर बना दिया आपने, ठीक है। आपने बर्गर बनाया और आपने उस बर्गर को 150 रुपीज में बेचा। कितने में बेचा आपने? तो 150 रुपीज में बेचा। और उसके सामने कितना जीएसटी चार्ज करा गया उससे? तो 15%, मतलब 15 रुपीज, सॉरी 15% नहीं है। नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग द फुल 15 रुपीज जीएसटी टू द गवर्नमेंट, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। यानी हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो हमने 10 रुपए पे करे और हमने बर्गर बनाया और कस्टमर को दिया, तो उसमें कितने रुपए हुए? जीएसटी के 15 रुपए। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 माइनस 10, तो कितने बचेगा? 5 रुपए बचेंगे। तो लास्ट में फाइनल जीएसटी जो पे करने का रहेगा वो रहेगा 5। इससे क्या हेल्पफुल होता है? तो इससे मेनली यही हेल्प होती है कि हम जीएसटी जो है वो डबल बार यानी ट्वाइस, 2 बार पे नहीं कर देते, और टैक्स बर्डन जो है वो भी इसमें रिड्यूस होता है। एक बार मैं पढ़ के आपको एग्जांपल समझाती हूँ। यू बाय ब्रेड एंड वेजीज फ्रॉम ए सप्लायर फॉर ₹100 एंड पे ₹10 ऑन इट. You make a burger out of it and sell it to a customer for ₹150 and charge ₹15 GST from them. Now, instead of paying the full ₹15 GST to the government, you can subtract the ₹10 GST, which you have already paid when buying those ingredients. So, you only pay ₹15 GST collected minus ₹10 GST already paid. So, the final amount that you would pay is ₹5. This way you can reduce the burden of GST and you won't pay the tax twice. Okay, so I hope आपको मेरा वाला एग्जाम्पल थोड़ा इजी लगा होगा, ब्रेड और वेजिटेबल वाला, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरह इजीली आपको समझा दिया है। नोडल एजेंसी बेसिकली वही होती है जिसकी मैंने आपको बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट की एनडीएमए है, एग्रीकल्चर की एफसीआई है। यानी नोडल एजेंसी मेनली मतलब होता है उसकी मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जो इसकी सारी चीजों का ध्यान रखती है, उसको हम बोलते हैं। ओके, सो इसके साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। आई होप मैंने आपको इन डेप्थ पूरा सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई थी, तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहा हो। अगर कुछ कंफ्यूजन है देन हमेशा की तरह आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड विद दैट आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करो। हमने ये पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नया टॉपिक जो कि है आइडिया ऑफ बजट ऑफ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके बाद 2 और वीडियो आएंगी, यानी नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद एक और, एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।